सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानरूप एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं। जी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं एमबीए कोर्स का एफएमएस दिल्ली के कॉलेज का। पूरा ही आपको रिव्यू दूंगा कि आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी क्या कुछ लगता है, हॉस्टल्स के क्या सिनेरियो, कौन कौन से फैसिलिटीज़ कॉलेज में अवेलेबल है। साथ ही साथ देखेंगे कि इंटर्नशिप में क्या कुछ जाता है कॉलेज का स्कोर, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि प्लेसमेंट कैसा है। और लास्ट में बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज कंसीडर करना चाहिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपको रोज किसी न किसी एक कॉलेज का रिव्यू जरूर मिले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में भी और आपके यूट्यूब फीड में भी। मेरा इंस्टा हैंडल ज्ञानरूप, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, खास करके प्लेसमेंट और एडमिशन से रिलेटेड जानकारी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते हैं तो। अगर मैं कॉलेज के ओवरव्यू की बात करूं तो ये एक पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है। एफिलिएशन की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड है। 1954 यानी कि 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है ये। कैंपस साइज की बात करूं तो 2 एकड़ का कैंपस है। अभी मैंने पिछला कंपेरिजन वीडियो किया था यूएमबी और सिंड्रम का, उसमें मैंने बताया था कि सिंड्रम का कैंपस जो है 1 ही एकड़ का है, लेकिन वो भी इसी की तरह काफी जबरदस्त कॉलेज है। कोर्स जिसका मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ वो एमबीए का होगा। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एमबीए और पीएचडी जैसे कोर्स भी कराए जा रहे हैं। इनटेक काफी छोटा है, यानी कि काफी अच्छा इनटेक है। यहाँ का 230 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इनटेक है। लोकेशन की बात करूं तो न्यू दिल्ली में आता है। और एक और बात इस कॉलेज के बारे में आपको बता दूं, शायद ही आपने सुना हो कि यहाँ के जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोफेसर थे वो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में ट्रेनिंग लेकर के आए थे। शायद यही वजह है कि ये कॉलेज आज भी अपने जबरदस्त लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता ही जा रहा है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि कोर्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे एफएमएस न्यू दिल्ली में आपको एमबीए में का कोर्स ऑफर किया जाता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स ऑफर किया जाता है, और साथ ही साथ पीएचडी का कोर्स ऑफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली एमबीए के ऊपर ही रिव्यू करने वाला हूँ कि यहाँ पे एमबीए कैसा है। हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए का कुछ अपना सिनेरियो हो, पीएचडी का कुछ अपना सिनेरियो हो, तो उस मामले में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमबीए में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो अगर तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर तो आप एसटी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपका ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि कैट का जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगला मैं बताने वाला हूँ एडमिशन का, कि वो यहाँ पे कैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो कैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैट की कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वो तो है क्या अगला बात। तो अब यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जो देना पड़ता है वो कैट का ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और उसके जो रिजल्ट आता है उसके स्कोर के आधार पे आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हैं। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर ये दोनों ही राउंड आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन उसमें भी पॉइंट्स हैं कि आपके जो 10th और 12th के मार्क्स हैं वो भी कंसिडर करा जाता है, यानी कि उसके भी आपको वेटेज मिलता है कुछ परसेंटेज का। वो सब मैंने उस कैट वाले वीडियो में पूरा क्लियर किया हुआ है। बेसिकली बात यह है कि अगर आप कैट का एग्ज़ाम देते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर आपको ऑफर आता है कि भैया आओ जीडीपी के लिए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए आओ, और वो दोनों ही राउंड आप क्लियर करते हैं तो आपका कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, नो डाउट। और अब बात करते हैं फ़ी का। फ़ी का क्या है कि अभी से इस बार से इसका फ़ी जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 लाख कर दिया गया। पहले इसका फ़ी जो था सिर्फ और सिर्फ 25,000 था, जो कि बहुत ही कम था। इसके प्लेसमेंट को देखें तो ROI रेट का तो जवाब ही नहीं है इंडिया में। इसके बाद कोई दूसरा टिकता था तो वो जमनालाल बजाज मुंबई का टिकता था। उस पर भी मेरा अलग से सेपरेट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो देख सकते हैं। लेकिन आप इस चार्ट को देखें, इसमें मैंने कंप्लीटली बताया हुआ कि आपको कौन कौन सी फ़ी लगेंगे। तो पर सेमेस्टर आपका तकरीबन 48,000 रुपये का फ़ी बैठता है, जिसमें ये भी फ़ी इंक्लूडेड है कि एजुकेशन फ़ी क्या कुछ लगता है, आपको लाइब्रेरी के क्या चार्जेज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के क्या कुछ चार्जेज, तमाम तरीके के चार्जेस इस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो टोटल जो अप्रॉक्स फ़ी है यहाँ पे वो 2 लाख रुपए तक जाता है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी जाता है, हॉस्टल फ़ी का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हॉस्टल के बारे में आगे बात करेंगे।
अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे 24/7 वाईफाई की सर्विस अवेलेबल है, लैब है, सेमिनार हॉल है, कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, एसी क्लासरूम आपको मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाती है और गेस्ट फैकल्टी का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स के बारे में तो हॉस्टल जो है कॉलेज कैंपस से दूर है। हाँ, लेकिन फूड जो है जितने भी स्टूडेंट्स ने बताया सब ने बताया कि फूड यहाँ पे जबरदस्त है जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये एक अच्छा है। हालांकि हॉस्टल कॉलेज से काफी दूर है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे हॉस्टल मिल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाहर पीजीए फ्लैट्स में रहना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के हॉस्टल की, क्योंकि हॉस्टल में उतनी सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अपना हॉस्टल शेयर करते हैं। और अब बात करते हैं रैंकिंग की। वैसे तो मेरा मानना है कि एफएमएस को किसी भी रैंकिंग से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है कि भैया रैंकिंग में नाम आ गया तो लोग जानने लगेंगे। ये वेल नोन एमबीए कॉलेज है इंडिया के अंदर, और मेरा मानना है कि कुछ एक चीज़ अगर इसको सही कर दिया जाए तो एशिया के अंदर इससे बेहतरीन एमबीए कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो सब फिक्स करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की तो आउटलुक ने इसको 22 रैंक दिया हुआ 2020 में, दी वीक ने इसको 2019 में 5 रैंक दिया हुआ। और एक आयरनी ये है कि इसको एनआरएफ ने कोई रैंकिंग नहीं करा है। अब हो सकता है उनका अपना मसला हो कि एनआरएफ ने डिटेल्स मंगाया होगा, इन्होंने भेजा नहीं होगा, या एनआरएफ ने मंगाया ही नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एनआरएफ को इस कॉलेज को कंसीडर करना ही करना चाहिए था रैंकिंग में, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रैंकिंग नहीं होने के बावजूद भी ये कॉलेज काफ़ी ज़बरदस्त है। रैंकिंग नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉलेज बेकार हो जाता है। बहुत सारे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि भैया एनआरएफ रैंकिंग तो अब जोक हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एनआरएफ के रैंकिंग पे ब्लाइंडली एकदम से भरोसा कर लेते हैं। तो अगर वो लिस्ट देखते हैं उनको एफएमएस दिल्ली नहीं दिखता है तो उनको लगता है चलो ये बेकार है, रैंकिंग में नहीं है तो बेकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉलेज को किसी रैंकिंग से रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब आगे बात करते हैं इंटर्नशिप का। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा कॉलेज रिव्यू का, जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि कैसे गर्लफ्रेंड आपको वहाँ पे मिल सकती है, किस तरह के आपको मतलब गांजा मिलने वाला है, कौन सा आप नशा वहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा सुट्टेबाजी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही कम ऐसे वीडियोस मिलेगा जिसमें इंटर्नशिप पे भी फोकस किया जा रहा हो उस रिव्यू में। तो मैं पर्सनली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो कॉलेज में आपको लास्ट में मिलता है। अगर ये दो चीज़ें नहीं है, चाहे कॉलेज की कितनी भी अच्छी बिल्डिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। और एक और चीज़ जो यहाँ पर बताने में रह गया था वो था कैट। कैट में जो यहाँ पे परसेंटाइल जाता है 99.9 परसेंटाइल जाता है। तो सोचो जब इतना हाई परसेंटाइल जा रहा है यहाँ पे कॉल आने के लिए, तो यहाँ का जो बैच होगा उसकी इंटेलेक्ट लेवल आप सोचो कि कितना हाई होगा। और इसका बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे इंटेक भी छोटा है, तो बहुत सारे जब इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग एक ग्रुप में बैठेंगे तो अगर आप थोड़े कम भी समझदार होंगे तो आप ज़्यादा समझना शुरू कर सकते हैं। इसका मेन मकसद मेरा बताने का ये था कि आप सोचो कि इतना हाई परसेंटाइल जब जा रहा है तो बैच की इंटेलेक्चुअल लेवल आप सोचो कि कितना ज़्यादा हाई रहता है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी है तो इंटर्नशिप भी अच्छा ही होगा, प्लेसमेंट भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कॉलेज भी सब चीज़ों पर मेहनत कर रही है। तो अगर मैं बात कर रूँ रेट का तो 100% इंटर्नशिप का रेट है यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिला, ऐसा रोने वाला कोई बच्चा आपको दिखने वाला नहीं है, अनलेस कि वो इंटर्नशिप में बैठता नहीं है या उसके सीजीपीए बेकार है। और अगर मैं बात करूं ऑफर्स का तो यहाँ पे 170 ऐसे ऑफर हुए जो 1 लाख या उससे ज़्यादा का जो स्टाइफंड है मिला। उनमें 50% जो थे एवरेज टॉप 50% उसको 1.3 लाख का स्टाइपेंड मिला, टॉप 70% 1.2 लाख तक गया, मीडियन जो है वो 2 लाख तक गया 2 महीनों के लिए, और जो हाईएस्ट है वो 4 लाख तक गया है 2 महीने के लिए। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा हाई जा रहा है ये। और एक और बात मेरे को याद आ गया कि पिछले वाले जो कॉलेज रिव्यू था वहाँ पे मैंने परसेंटेज का बताया था, तो बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सीजीपीए का क्या सीन है। तो परसेंटेज के हिसाब से सीजीपीए का सीन होता है। सीजीपीए का ये सीन क्या होता है कि इसके इक्विवेलेंट आपका जो है जो भी आपका सीजीपीए है वो होना चाहिए, और उसके अपने कैलकुलेशन के तरीके हैं। जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट हो चुके हैं आप, उस यूनिवर्सिटी का अपना पैरामीटर होता है उसको कैलकुलेट करने का, तो उस हिसाब से ये होता है। तो बेसिकली अगर 50% का यहाँ पे जनरल में है तो आपके इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए ही होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये डॉट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब अगली बार अगर कोई पूछता है तो बस मैं ये रेफर कर दूंगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और MBA में सबसे लास्ट में आपको यही मिलता है। और इसके अलावा मैं एक बता ही चुका कि वो पीयर ग्रुप मिलता है, आपका जो दोस्त वगैरह बनते हैं वो, यानी कि नेटवर्क मिलता है और प्लेसमेंट मिलता है। ये दो ही चीज़ें लेकर के आप किसी भी MBA कॉलेज से जाते हैं। तो जब भी कोई कॉलेज सेलेक्ट करें इस बात का हमेशा फोकस रखें कि कॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि MBA आपके करियर की प्रोबेबली आखिरी इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई के मामले में। इसके बाद शायद ही आप पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 58.6 लाख पर एनम गया है इस बार, काफ़ी क्लोज है 60 के, काफ़ी ज़्यादा है ये। जब आप फी देखोगे तो कुछ भी नहीं, 2 लाख लगाने के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं। एवरेज की मैं बात करूँ तो 25.6 लाख पर एनम जा रहा है यहाँ पे, तो एवरेज भी काफ़ी हाई है। मीडियन की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त है, 23.4 लाख पर एनम जा रहा है मीडियन सैलरी यहाँ पे। तो प्लेसमेंट के मामले में तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये भैया कॉलेज में कोई डॉट है। इसलिए मैंने आप बताया था आपको कि इस कॉलेज को रैंकिंग से रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती है, ये अपने आप में रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज ये नहीं कि इसको अप्रूवल मिला हुआ है UGC से या नहीं, ये नहीं कि वे वेल नोन कॉलेज है, इसको किसी रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है कि कोई इसको जाने, जैसे अक्सर प्राइवेट कॉलेजेस का मकसद होता है। और एक और बात कि यहाँ पे जो 70% ऑफर्स थे ना वो 20 लाख पर एनम से थे। तो सोचो कि 30% ही थे जो इससे नीचे थे, यानी कि लगभग 20 लाख की सैलरी हर कोई लेके जा रहा था। अगर मैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनी की बात करूं तो ABG हो गया, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी हो गया, एयरटेल हो गया, ब्रेन कंपनी हो गया, कैपजेमिनी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मैकेंजी एंड कंपनी हो गया, Xiaomi हो गया, अमेजन हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, RBS जैसे जो टॉप कंपनीज हैं वो यहाँ पे रिक्रूट के लिए 2020 में भी आए थे। और अगर मैं आपको पिछले 5 सालों का एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो आपको लगेगा कि ये कॉलेज काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए नहीं कि एक ही साल में ऐसा हुआ, पिछले 5 साल से पहले भी काफी अच्छा था, लेकिन मैंने पिछले 5 साल का डेटा लिया तो आपको ये देख के ही समझ आएगा ये चार्ट कि इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा जा रहा है, साल दर साल अच्छा ही जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2016 में जो एवरेज पैकेज था वो 20 लाख के आसपास था, यानी कि 21 लाख का था। वहीं पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 66 लाख का गया हुआ था। 2017 में जो है एवरेज इतना ही था, तकरीबन 21 लाख के आसपास, लेकिन जो हाईएस्ट सैलरी था वो थोड़ा कम होकर के 54 पे आ गया था। लेकिन 2018 में जो है हाईएस्ट जो है वो 54 ही रहा, लेकिन तकरीबन 21.5 का एवरेज चला गया था। 2019 में जो है एवरेज बढ़ गया और 23.1 का चला गया, यानी कि तकरीबन 23,10,000 के आसपास का चला गया। और जो हाईएस्ट था वो फिर घट करके 48 पे आ गया। लेकिन 2020 में फिर से कॉलेज ने स्पाइक पकड़ा और जो एवरेज पैकेज है वो भी तकरीबन 26 लाख का चला गया और 59 लाख का जो है हाईएस्ट पैकेज भी चला गया। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है साल दर साल इस कॉलेज का। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये 2 बातें तो जरूर ऐड करूंगा कि कॉलेज में कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसपे ये कॉलेज खरा नहीं उतर पा रहा है। तो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, काफ़ी ओल्ड स्कूल है तो अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बड़ा है इसका, लगभग हर इंडस्ट्री में आपको इसके जो अलुमनाई है वो मिल ही जाएंगे। फी बहुत ही कम है उसका, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त मिलता है। जब आप एवरेज तकरीबन 26 लाख तक का पैकेज लेके आते हैं तो 2 लाख लगाने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो ज़बरदस्त प्लेसमेंट है भैया, तभी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हाई जा रहा है इसका। बात करूँ इनटेक का तो इनटेक काफ़ी लो है, तो आपका जो पर्सनलाइज लर्निंग है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। रादर कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 400 स्टूडेंट होते हैं, 480 स्टूडेंट भी होते हैं, 450 स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ उतना पर्सनलाइज लर्निंग के चांसेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे इनटेक कम है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पर्सनलाइज लर्निंग हो। अगर वहीं पे मैं बात करूँ निगेटिव पॉइंट्स का जिस पे कॉलेज खड़ा नहीं होता तो एक तो हॉस्टल, ये लोग हॉस्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करते हैं और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल से बाहर रहते हैं क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल नहीं हो पाता। और कैंपस साइज बहुत ही छोटा कैंपस साइज इसका, यही 2 इसके मतलब ये है, बाकी तो ज़बरदस्त कॉलेज है। तो आज की वीडियो में से इतना है। अगर आपको किसी और MBA कॉलेज का रिव्यू देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।